अपने लाइफस्टाइल की वजह से आज हम काफी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनके साथ किडनी का खराब होना मुख्य है। हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास बच्चों को देने के लिए भी समय नहीं होता। अपने लिए तो हम क्या ही निकाल पाएंगे। बस यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जैसे नई खरीदी हुई गाड़ी कुछ सालों बाद खराब होने लगती है और उसे वक्त दर वक्त मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसी तरह हमारा शरीर भी एक वक्त के बाद मेंटेनेंस मांगता है और उसे भी फ्यूलिंग की जरूरत होती है, जैसा अच्छा खाना, सैर करना या योग करना। लेकिन क्या हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए फ्री में मेंटेनेंस दे पाते हैं? बहुत से लोगों का आंसर होगा नहीं। अब इस कमी के चलते हमारी बॉडी टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाती और वो हमारे अंदर अपना घर बना लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के असर होने लगते हैं। शुरुआत थकावट से होती है, फिर उसके बाद दिमाग सुन्न रहना, चक्कर आना, ब्लॉटिंग होना और काम पर ध्यान ना लगना, और ऊपर से काम के स्ट्रेस के चलते शुरुआत होती है बीपी और शुगर की। अब यही दो मेन रीजन है किडनी के खराब होने के। अगर आपने शुरुआती दौर में इसे पहचान लिया तो शायद आप किडनी या किसी और वाइटल ऑर्गन को खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में इतने बिजी होते हैं कि शुरुआत के सिम्टम्स को पहचान ही नहीं पाते और कभी इनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। और अगर किसी का बीपी बढ़ता भी है और उसे पता भी चल गया, स्पेशली यंगस्टर, तो वो बड़े प्राउड से कहते हैं, आज तेरे भाई का बीपी बढ़ा हुआ है, देखी जाएगी। बस यही कैजुअल रवैया धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। अब चूंकि बीपी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कितना खतरनाक हो सकता है, वो ताउम्र इसे इग्नोर ही करते हैं। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर जिंदगी में आपने बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लिया तो शायद ही आप किसी बड़ी बीमारी का सामना कर पाएंगे, क्योंकि यही वो बीज है जिसका पेड़ बनने से पहले आपको इसे काटना होगा। वरना अगर ये पेड़ बड़ा हो गया तो इसकी जड़ें इतनी फैल जाएंगी कि फिर कभी काटी भी नहीं जाएंगी। आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है, लेकिन अगर आप उसे फैलने से पहले ही काट दो तो फिर वो वहां कभी उग नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा बीपी होता है, जिसे अनकंट्रोल होने से पहले आपको उसे खत्म करना है, क्योंकि अगर इसने आपकी नसों में जगह बना ली तो फिर आप कभी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे और लास्ट तक आते आते तो ये और भी भयंकर रूप ले लेता है, क्योंकि ये एक जगह टिक नहीं पाता और आपके दिल से होते हुए आपके हर महत्वपूर्ण अंग तक जाता है और उससे दोस्ती करके उसे ही घर से बाहर निकाल देता है। मतलब बात ऑर्गन फेलियर तक पहुंच जाती है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने की दो फॉर्म्स होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम ऊपर का ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये नॉर्मल इंसान में 120 तक होता है। जब हमारा दिल धड़कता है और वो आपके ब्लड को आपके शरीर में पंप करता है, जिससे हमारी आर्टरीज में प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो किस गति से हमारी आर्टरीज ब्लड को एक चेंबर से दूसरे चेंबर में पहुंचाती हैं, मतलब दिल, किडनी, लीवर, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर या ऊपर वाला बीपी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसकी नसें फूल जाती हैं और लोग उसे समझा रहे होते हैं, छोड़ो यार तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा होता है, जो हमारे ब्लड का फ्लो तेज कर देता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम नीचे का बीपी बोलते हैं और जिसकी नॉर्मल वैल्यू 80 होती है, जब हमारा दिल धड़कने के बाद रेस्ट करता है तो उस समय ब्लड वापस आते समय आर्टरीज में कितना प्रेशर बनाता है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पर नॉर्मल इंसान का बीपी, जिसे अभी तक कोई बीमारी नहीं है, उसका बीपी 120/80 होता है। अब यूजुअली हर इंसान का बीपी कभी ना कभी तो बढ़ता घटता रहता है, ये नॉर्मल सी चीज है, पर वो खतरनाक तब बनता है जब लगातार वो बढ़ता रहे और आप इस पे ध्यान ना दे पाएं या फिर इग्नोर करें, जो नॉर्मल यंगस्टर्स करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि ब्लड आर्टरीज में फ्लो होता है, जिससे हमारा बीपी मेजर होता है। अब जब तक ब्लड उन आर्टरीज में नॉर्मल फ्लो से चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वही ब्लड रफ्तार पकड़ ले तो। अब एक एग्जांपल से समझिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और एक स्पीड में जा रहे हो। हाईवे देखकर आपने एकदम से स्पीड बढ़ा ली और उसी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो। अब चांसेस हैं कि शायद आपकी गाड़ी गर्म हो जाए, धुआं निकल जाए, टायर फट जाए या सबसे वर्स्ट केस एक्सीडेंट हो जाए। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की ही होती है। वैसे ही अगर आर्टरीज में प्रेशर बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि आपकी नस फट सकती है, जिससे आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी डैमेज होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि वेन्स होती हैं पतली और उनमें ब्लड घूम घूम कर जाता है। और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो आर्टरीज के अंदर जितनी वॉल्स होती हैं उनको डैमेज करता हुआ जाएगा और वो आर्टरीज जो डैमेज हुई हैं उनके ऊपर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की एक परत बनती जाएगी, जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। तो वो एक आधे हाई प्रेशर को तो सह लेंगी,
पर अगर लगातार उनमें प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो भी घिस घिस कर पतली हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रेशर की वजह से फट जाएंगी। तो उस कंडीशन को हम ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर बोलते हैं, क्योंकि एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी कि फिल्टर्स लगे होते हैं, जिससे ब्लड प्यूरिफाई होकर हमारी बॉडी में वापस जाता है और वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और आपने देखा होगा जिसकी किडनी खराब होती है उसका यूरिन रुक जाता है, क्योंकि किडनी फिल्टर ही नहीं कर पाती और ना ही यूरिन बना पाती है, और जो पानी आप पीते हो वो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है और आमतौर पर आपके पैरों या चेहरे पर दिखाई देती है। अब यही हाई बीपी आपके नेफ्रॉन को धीरे धीरे खत्म करने लगता है और ये हर रोज 500, 1000 या 2000 नेफ्रॉन्स को खत्म करता जाता है, क्योंकि किडनी एकदम से खराब नहीं होती बल्कि ये धीरे धीरे कुछ सालों के बाद अपना असर दिखाती है और लास्ट में जब तक आपको पता चलता है तब तक ये अपना काम कर चुका होता है और तब वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं होता और आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं। बात सिर्फ समय की है, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा नुकसान। तो इसे आप समझिए कि नॉर्मल सी दिखने वाली चीज भी बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ती है। अब अगर आपका बीपी 120/80 के आसपास है फिर तो ठीक है, पर अगर आपका बीपी 150/100 से ऊपर है और लगातार बढ़ता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बात है कुछ साल पहले 2014 में, जब मैं एक होटल में नौकरी करता था और बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल टेंशन फ्री और मस्त मौला इंसान था। एक रूटीन लाइफ थी मेरी, होटल जाना, काम करना और घर वापस आकर सो जाना। फिर एक दिन हमारे होटल में मेडिकल कैंप लगा, जहां सभी एम्प्लॉयज की ईसीजी, बीपी और शुगर चेक किए जा रहे थे। तो बारी बारी सब एम्प्लॉयज चेक करवा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बारी आती है। ईसीजी हुई, शुगर चेक हुई, लेकिन दोनों नॉर्मल आए। अब बारी आई बीपी चेक करने की। जब उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो वो हैरान रह गए और कभी मेरी तरफ और कभी मशीन की तरफ देखने लगे। तब वो पारे वाली मशीन चला करती थी जिसकी रीडिंग एक्यूरेट होती थी। तो वो ऐसे कर ही रहा था कि मैंने उससे कैजुअली पूछा तो उसने बोला मेरा बीपी ज्यादा है। तो मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि कितना, बताओ तो सही। मैंने सोचा कि कितना ही बीपी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 140, 150 के आसपास होगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और बोला कि तुम कुछ टाइम वेट करो, हम 10 मिनट के बाद फिर से तुम्हारा बीपी चेक करेंगे। अब मेरा ऑफिस दूसरे ब्लॉक में था और जहां कैंप लगा था वो हॉल दूसरे ब्लॉक में था। तो उन्होंने सोचा कि शायद चलने और सीढ़ियां चढ़ने की वजह से मेरा बीपी हाई हुआ होगा और तब मैं इसी कश्मोकश में चल रहा था कि मेरा बीपी कितना ही बड़ा होगा कि मुझे वेट करने के लिए कहा गया। तभी उन्होंने मुझे दोबारा से आवाज दी और उसने फिर मेरा बीपी चेक किया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था। तो फिर वो उस मशीन को देखे और मुझे देखे। फिर उसने अपने कोलीग को आवाज दी और मेरा बीपी चेक करने को बोला। फिर उस लड़के ने भी मेरा बीपी चेक किया और उसका भी वही रिएक्शन था। अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा था और मैंने इस बार जोर देकर पूछा कि क्या हुआ, आप बताते क्यों नहीं। तो उन्होंने जो बोला वो सुनकर मेरे पैरों तले के जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि मेरा बीपी 280 बाय नीचे का 170 था। मतलब क्या? फिर उसने पूछा कि इससे पहले मुझे कभी चक्कर आते थे या भूख कम लगती थी या जी मचलता था या थकावट होती थी। उस समय मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था और मैंने कहा देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, नॉर्मल, क्या मुझे देखकर ऐसा कुछ लग रहा है? तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरा बीपी इतना बढ़ता है और मेरा बीपी साइलेंट बीपी था। अब चूंकि मेरे पे कोई लक्षण नहीं था तो पता नहीं कि वो आखिर कब से बढ़ रहा था और ये एक चिंता का विषय था, क्योंकि अगर मुझ पर कोई असर दिखता तो ही मुझे पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है और यही चीज खतरनाक होती है। तभी उन्होंने मुझे सलाह दी कि अच्छा है अभी पकड़ा गया, अगर कुछ दिन और ऐसा रहता तो हो सकता था तुम्हारी कोई नस फट जाती, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था, हार्ट पे असर हो सकता था या किडनी फेल हो सकती थी। तब मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता था कि बीपी क्या होता है और उसका असर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फिर तुरंत उसके अगले दिन मैं ESI हॉस्पिटल गया। वहां मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट लिख के दिए, लेकिन तब उन टेस्ट में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला कि शायद कुछ अटपटा खा लिया होगा या कुछ तला हुआ खा लिया होगा जिसकी वजह से आपके लेवल बढ़े हुए हैं और केमिकल लोचे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बस कुछ दिन दवाई खाओ, सैर वगैरह करो और पानी ज्यादा पियो, ठीक हो जाएगा। अब 1 महीने की दवा और सैर करने के बावजूद भी मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था, वो फिर भी 160-170 तक रहता था। फिर 3 महीने मैंने और दवाई खाई पर फिर भी हाल वही था। दवा खा लो तो बीपी ठीक हो जाता था लेकिन शाम तक फिर जंप कर जाता था। अब ऐसे में मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से लेवल नीचे नहीं आ रहे थे। तो मैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया और उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई। तो उन्होंने भी पहले 10 दिन की दवा दी बट एज यूजुअल कोई असर नहीं हुआ और फिर उन्होंने कहा कि चलो एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि किसी ऑर्गन पे इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ा जो ऐसे मेरा बीपी जंप कर रहा था। अब अल्ट्रासाउंड करवाने पे मुझे पता चलता है कि मेरी राइट किडनी श्रिंक हो चुकी है
तो रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और उनसे इसके बारे में पूछता हूँ कि किडनी श्रिंक होने का असली रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसका कोई डेफिनेट रीजन नहीं है। हो सकता है कि किडनी श्रिंक होने की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा हो, लेकिन ये भी दूसरी तरफ हो सकता है कि बीपी बढ़ता था इसलिए किडनी श्रिंक हुई है। कौन ही बचपन में अपना मेडिकल टेस्ट करवाता है या अल्ट्रासाउंड करवाता है जो पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिकल टेस्ट करवाने में 1500 रुपए खर्च हो जाएंगे, छोड़ो एक नई पैंट या शर्ट ले लेते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं बाहर से ठीक हूं तो अंदर से भी ठीक ही होऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट ही बता सकते हैं। बाहर से तो सब लोग फिट ही होते हैं और ज्यादा दुख तब होता है जब टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, तब बहुत अफसोस होता है कि पैसे बर्बाद हो गए। इससे अच्छा तो मैं पैंट या शर्ट ही ले आता। पर यकीन मानो ये अफसोस उस अफसोस के बदले में कुछ नहीं है जो आपको कुछ सालों बाद होता। तो आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है और हमारा खाना पीना ही वैसा हो गया है कि सब कुछ फर्जी हो चुका है, तो ऐसे में साल में एक बार टेस्ट करवाना तो बनता है। अब ऐसे ही देख लो कि पहले किसी को बुखार तक नहीं होता था और अगर होता भी था तो एक आधे दिन में खुद ब खुद उतर जाता था। अब नहीं उतरना तो कंबल लेकर सो जाना और जैसे ही पसीना निकलता था तो बुखार भी छू मंत्र हो जाता था। कम से कम मैं तो यही ट्रिक अपनाता था, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है। ज्यादा से ज्यादा बुखार 7 दिन तक अपने आप निकल जाता है, लेकिन हमें आदत है हर चीज को जल्दी करने की। तो जल्दी छुटकारा पाने के चक्कर में हम ढेरों गोलियां खाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करती हैं और हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और यही वजह है आजकल के बच्चे पैदा होते ही दवाई पे लग जाते हैं और बहुत जल्दी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हर महीने उनको इन्फेक्शन या बुखार आने लगता है। और ये फैक्ट भी है, हर घर का यही हाल है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि कम से कम साल में एक बार अपना और अपने परिवार का फुल बॉडी टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि किसी आने वाले संकट से पहले ही आप उसका निवारण कर सकें। तो मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय।